ये पीएफएससी 2024 का जो हम डिस्कशन और सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो उसमें आज हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस लेंगे। इकोनॉमिक्स में इस ईयर में देखो तो मेजोरिटी क्वेश्चंस जो हैं वो करंट से रिलेटेड हैं। करंट में आपके बहुत सारे जो हैं, देखोगे फाइनेंस कमीशन से टोटल 3 क्वेश्चन आपका फाइनेंस कमीशन से सिर्फ पूछा हुआ है। अब फाइनेंस कमीशन को ऑब्वियसली है, आप पॉलिटी में भी ले सकते हो, इकोनॉमिक्स में भी। 1 क्वेश्चन हमने पॉलिटी में लिया था, तो आज 2 क्वेश्चन जो है उसमें इकोनॉमी में लेंगे। और वो तीनों के तीनों क्वेश्चन एक तरह से देखा जाए तो ये करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थे। ये इसका कारण क्या है कि रिसेंटली जो है 16th फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, गठन हुआ है। अभी इसने रिपोर्ट नहीं प्रेजेंट किया है, तो 16th फाइनेंस कमीशन के संबंध में था। लेकिन क्वेश्चन 16th से नहीं था, क्वेश्चन आपके 15th और 14th से रिलेट करके था। तो करंट के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको आपको देखना है। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे जो हैं करंट में, बजट, इकोनॉमिक सर्वे या जो कुछ उस टाइप का होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन फर्स्ट है, तो ये भी एक तरह से करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको एकदम ट्रेडिशनल करंट अभी का नहीं कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा पुराना है। Which of the following sectors have been identified as critical sectors by the National Information Infrastructure Protection Center? अब क्रिटिकल सेक्टर का मतलब ये है कि वो सेक्टर, वो क्षेत्र जिनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। यदि उनमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमारा सारा सिस्टम गड़बड़ हो सकता है। अब जैसे पावर एंड एनर्जी है। पावर एंड एनर्जी में यदि गड़बड़ हो गया, आपने देखा था एक समय 2012 या 13 के आसपास एक ऐसा टाइम था कि थोड़ी देर के लिए पूरे इंडिया का पावर जो है वो ग्रिड में फेलियर आ गया था। उसके कारण जो मेट्रो से लेकर के जो जहां है वहीं रुक गया था। तो वैसे सिचुएशन होता है, जस्ट आप इमेजिन करो कि 1 घंटे के लिए पूरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आपका बंद हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का ये मतलब नहीं है कि आप अपने घर में जनरेटर से, आपके घर में तो डेली ऐसा होता है कि लाइट नहीं रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डेली, जैसे अब लेटेस्ट एक मान के चलो कि रूरल एरिया या फिर अर्बन एरिया में भी बहुत जगह है जहां डेली 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि 1 घंटे के लिए पूरे इंडिया में, तो वो दिक्कत है। तो ये है। अब देखो इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में पूरी इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्री है जो एक तरह से स्ट्रैटेजिक एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस इंपॉर्टेंस। इंडस्ट्री एज सच होल नहीं है, ठीक है। तो 2 आपका नहीं होगा। 1 तो है, देखो ऐसे भी जिसमें 2 है उसमें 1 नहीं, ये सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें 1 और 2, आई एम सॉरी सॉरी। तो 1 तो होगा ही, अब 2 इसमें नहीं। अब देखो 3 ये होगा, 3 होगा। ये इस वजह से कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो अति महत्वपूर्ण है, वो इंपॉर्टेंट है। और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो क्या है वो इंटीग्रेटेड हैं, और सारे जो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे इससे प्रभावित होते हैं। अब ये देखो एजुकेशन, अब कहोगे एजुकेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन ये उस सेक्टर में जो है क्रिटिकल, ये एरिया में नहीं आते हैं। इरिगेशन, इरिगेशन क्रिटिकल में नहीं आते हैं। हाँ, इरिगेशन क्रिटिकल में तब आता ना कि मान के चलो कि पूरे नहर एक जगह से जुड़ा हुआ है, एक जगह थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, सारे के सारे दिक्कत हो जाएंगे, तब शायद हो सकता था, लेकिन ये नहीं है। तो 1 और 3 है, तो बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखा जाए तो ये आपका जो है प्योर कंसेप्ट पे है, ठीक है, प्योर कंसेप्ट पे है। नेक्स्ट ये इसमें से करा कि सही कौन सा है। तो फर्स्ट है, बर्डन ऑफ अ टैक्स ऑन ए कमोडिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ हु बायर और सेलर इज एक्सप्लिसिटली इम्पोज्ड ऑन। अब ये देखो ये कह रहा है कि जो आपका बर्डन ऑन ए टैक्स ऑफ कमोडिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं है। ये इस वजह से नहीं है कि जो कुछ कमोडिटी, जैसे आप जीएसटी लो, जीएसटी में डिफरेंट टैक्स रेट्स हैं। जो लग्जरी आइटम है उस पर ज्यादा टैक्स है, क्योंकि लग्जरी आइटम वो लोग परचेज करेंगे जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है, अधिक मनी है। आप बोलोगे कि वो कर्ज लेकर के ये किया, लेकिन फिर भी उनके पास क्षमता है ना। 50 लाख की कोई कार खरीद रहा है तो एक गरीब नहीं खरीद रहा है। अब जो आइटम पुअर पीपल खरीद रहे हैं तो उस पर आप टैक्स ये कम करोगे। तो बायर और सेलर पे डिपेंड करता है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड है, बर्डन ऑफ ए टैक्स ऑन ए कमोडिटी डिपेंड्स ऑन स्लोप ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये डिपेंड करता, अब ये सोलेली नहीं, इसी पर सिर्फ नहीं डिपेंड करता, और चीजों पर डिपेंड करता है। अब जैसे जस्ट एक एग्जांपल लो कि मान के चलो कि एक ऐसा टाइम हुआ कि इंडिया में चीनी की कमी हो गई, थोड़ी देर के लिए लो, चीनी की कमी हो गई, इसका मतलब क्या है, चीनी का डिमांड जो है वो ज्यादा है। अब चीनी का डिमांड ज्यादा है और आपका जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो एबल नहीं है फुलफिल करने का, तो आप क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे।
इंपोर्ट करोगे तो क्या करोगे, उस पर टैक्स कम कर दोगे ताकि वो सस्ता रहे। तो ये डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई दोनों पर। तो ये बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंट, अब ये भी करंट का ये है। इन रिसेंट ईयर्स विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ डिमांड ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो पहले रहेगा, सबसे कम जो करता है वो आपका सबसे लास्ट में। तो देखो प्राइवेट कंजम्पशन तो सबसे ज्यादा है, तो जो गवर्नमेंट वाला है वो हटा दो, प्राइवेट कंजम्पशन अभी सबसे अधिक है। तो प्राइवेट कंजम्पशन, यानी प्राइवेट कंजम्पशन का मतलब है जो पीपल नॉर्मल कंज्यूम कर रहे हैं। और उसके बाद फिर है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी एक तरह से कह सकते हो कि जो इंडस्ट्री वगैरह जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिर उसके बाद गवर्नमेंट कंजम्पशन, उसके बाद फिर आपका जो है नेट एक्सपोर्ट है, नेट एक्सपोर्ट सबसे कम है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होता है। ये जो 15th फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन से एक है ये, एक क्वेश्चन तो हमने पॉलिटी में कर लिया था और दो इसमें आपको मिलेगा। तो ये आपका जो है कह रहा है, ये कल ही मैंने आपको ये किया था, तो डिवोल्यूशन फार्मूला ये जो है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। देखो पहले, इसके पहले 14th तक जो था ये इधर फॉरेस्ट कवर था, लेकिन उसको फॉरेस्ट कवर को कन्वर्ट करके फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, तो ये 10। अब इसको आप देख सकते हो, ये देखो पॉपुलेशन आपका 15%, एरिया आपका 15%, ये आपका फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी ये 10%, ठीक है। इनकम डिस्टेंस 45%, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट 2.5% और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस ये, तो ये आपका जो था वो 10% है, तो ठीक है। नेक्स्ट आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये कह रहा है इसके संबंध में, तो ये भी कंसेप्ट पे क्वेश्चन था लेकिन बहुत आसान था, ये बहुत इजी था। कह रहा सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग बैंक रेट। नो, बैंक रेट यदि आप अधिक करते हो तो जो कॉस्ट होगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होगा, वो कॉस्टली होगा। यदि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कॉस्टली है तो लोग जो हैं वो मार्केट में पैसे नहीं लेंगे। तो इंक्रीज नहीं, डिक्रीज, इसको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यदि अपनाते हो तो इकोनॉमी में मनी में जो इकोनॉमी में मनी जो है कम सप्लाई होगा, लेकिन इजी मनी पॉलिसी अपनाओगे तो ज्यादा सप्लाई होगा। तो फर्स्ट आपका गलत हो गया, फर्स्ट गलत हो गया, तो जिसमें जिसमें फर्स्ट है उसको हटा दो। अब देखो दो दोनों में है, तीन पर हमारा दारोमदार। सेंट्रल बैंक बी में, ये टू में देखो, सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज मनी सप्लाई बाय परचेजिंग सिक्योरिटी फ्रॉम पब्लिक। यस, गवर्नमेंट सिक्योरिटी यदि पब्लिक से परचेज करेगी, आरबीआई सेंट्रल बैंक इंडिया में आरबीआई है, तो जब परचेज करेगी इसका मतलब है जब परचेज कोई करेंगे तो आप पैसे दोगे, तो सेंट्रल बैंक जो है यानी आरबीआई वो पैसे देगी और मनी सप्लाई बढ़ेगा, सही है। तीसरा, सेंट्रल बैंक कैन डिक्रीज द मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग कैश रिजर्व। यस, ये भी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है, तो जब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है तो मनी कम होगा, तो ये सही है, तो बी हो जाएगा। ये देखा जाए अब 2022, समझ सकते हो बहुत बार क्वेश्चन जो करेंट में है वो बहुत पुराना है क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस है, ये इस वजह से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी इज नॉट करेक्ट, नोट करेक्ट करा। तो देखो इट वॉज लॉन्च्ड इन 2022, यस 2022 में ये 17th ऑफ सितंबर को लॉन्च किया था, तो ये तो सही है। एनएलपी वुड इंप्रूव द कम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन गुड्स, यस ये सही है, ये भी। एनएलपी वुड इनहांस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यस ये भी है उसके, आप यदि उसके डॉक्यूमेंट्स में देखोगे तो ये भी है। नेक्स्ट है, एनएलपी would provide an opportunity for deleveraging balance sheet by providing fiscal space for investment in new infrastructure asset। अब ये देखो ये कह रहा है ना कि जो ये बैलेंस शीट को कह रहा है कि डिलीवरेज करेगा, नहीं, एक्चुअली इसमें गवर्नमेंट जो है लॉजिस्टिक पॉलिसी इसके तहत जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगा, तो ये डिलीवरेज नहीं करेगा, इस पर एक तरह से इनके लिए एक्स्ट्रा पैसे लगाना पड़ेगा। तो ये बैलेंस शीट को एक तरह से जो लिवरेज नहीं बैलेंस शीट को करेगा, इनफैक्ट ये बर्डन क्रिएट करेगा, तो ये आपका गलत हो गया, तो डी आपका सर हो गया। ये भी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। देखो जो पब्लिक गुड्स होता है, पब्लिक गुड्स एंड एक्सटर्नलिटी पर, पब्लिक गुड्स का मतलब क्या होता है कि जिसमें, हम ये दोनों टर्म आपको समझाते हैं, नॉन राइवलरी और नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी। नॉन राइवलरी का मतलब गैर प्रतिद्वंदिता। अब जैसे लेटेस्ट एक हो कि जो रोड है, सपोज करो जो रोड है उसको हम यूज करें और आप यूज करें, दोनों जब यूज करोगे तो कोई दिक्कत है, ऐसा नहीं है ना। देखो जस्ट इमेजिन करो एक बर्गर है, तो बर्गर में राइवलरी है कि मान के चलो कि एक बर्गर खरीदा, यदि मैंने उस बर्गर को खा लिया
तो आपके लिए वो नहीं बच रहा है वो बर्गर खरीदने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, बर्गर राइवल है। लेकिन रोड, स्ट्रीट लाइट में क्या है, यदि कोई जा रहा है, हम गए, हमें लाइट मिला, वो दूसरा आएगा, वो दूसरे को भी मिलेगा, तो क्या राइवल है, कंपटीशन है? एक तरह से नहीं। तो नॉन राइवलरी एक गुण है। नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी, अब देखो, इसको लो इस ढंग से कि मान के चलो कि टॉल वाले रोड है कोई, तो सबके लिए राइवलरी नहीं है। हम गए तो आप भी जा सकते हैं उस रोड से, लेकिन टॉल वाला जो रोड है, वो टॉल का रोड जो है नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं फॉलो कर रहा है, क्योंकि जो उस पर टॉल देगा वही जा सकता है। लेकिन जो टॉल फ्री हो गया है, जो रोड, मान के चलो कि ग्रामीण रोड है, या कोई ऐसा रोड जिस पर टॉल नहीं है, बहुत सारे रोड्स हैं जिसमें टॉल नहीं है, तो जिस रोड में टॉल नहीं है वो क्या है, नॉन एक्सक्लूडेबल है, यानी कि किसी को भी एक्सक्लूड आप नहीं कर रहे हो। तो जो पब्लिक गुड है, अब कहोगे कि जो टॉल वाला रोड है क्या वो पब्लिक गुड नहीं है? पब्लिक गुड है, लेकिन प्योर पब्लिक गुड नहीं है। जो नॉन टॉल वाला रोड है वो प्योर पब्लिक है। कुछ चीजें हैं कि नॉन राइवलरी है, नॉन राइवलरी की हम यूज किए, आप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी टॉल वाला रोड ये नहीं फॉलो करता है। तो टॉल वाले रोड को इस वजह से प्योर पब्लिक गुड नहीं कर सकते। जैसे नेशनल डिफेंस, नेशनल डिफेंस क्या है, नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडिबल। कोई आदमी को कह सकती है सरकार, भारत सरकार, कि हम इन लोगों का सुरक्षा, अब वो प्राइवेट सिक्योरिटी छोड़ दो, नेशनल डिफेंस का मतलब है कि बॉर्डर पे जो सेना आर्म फोर्सेस हैं, तो क्या किसी को ये बोलेंगे कि हम बिहार वाले को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, झारखंड वाले को सिर्फ प्रोटेक्ट करेंगे, या यूपी वाले को प्रोटेक्ट नहीं? तो कुछ चीजें हैं जो प्योर पब्लिक गुड में है, तो ये आपका पब्लिक गुड्स में आता है, तो फर्स्ट सही है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, सेकेंड ऑप्शन है, मार्केट कैन प्रोवाइड एन ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ गुड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नलिटी। नो, एक्चुअल में एक्सटर्नलिटी, इफिशियंसी का मतलब ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ, जो एक टर्म सुने होंगे लेसेज फेयर, यदि इसका मतलब है कि एक तरह से नॉन इंटरफेरेंस। यदि मार्केट, आप देखते हो जो डिमांड और सप्लाई होता है, तो ये डिमांड है तो ये सप्लाई है, तो ये यहाँ इक्विलिब्रियम, ये आपका प्राइस पी है और ये क्वांटिटी क्यू है। तो यदि कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं हो तो मार्केट ऑप्टिमम गुड्स आपका ई इक्विलिब्रियम है यहाँ प्रोवाइड करेगा। लेकिन एक्सटर्नलिटी यदि आप कर देते हो तो वो इफिशियंट नहीं। अब जैसे जस्ट एग्जांपल लो, गवर्नमेंट जो है वो एक्सटर्नलिटी निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अब मान के चलो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, सपोज करो कि गवर्नमेंट ने किसी को, किसी कंपनी को लेटेस्ट एक टैक्स इंसेंटिव दे दिया। तो टैक्स इंसेंटिव दिया तो सपोज करो कि एक कंपनी को 10 रुपया प्रोडक्शन में लग रहा था पर यूनिट, सरकार ने इंसेंटिव दिया तो 8 अब ये है। तो इसका मतलब क्या है, अब वो ज्यादा प्रोडक्ट ये कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इंसेंटिव वापस कर लिया और टैक्स एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ा दिया, तो वो क्या है, एक्सटर्नलिटी है, तो वो कर नहीं पाएगी। तो कह रहा कि मार्केट कैन प्रोवाइड ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ गुड इन द प्रेजेंस ऑफ, नो, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नलिटी वो ऑप्टिमम प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपका सही है, सेकंड आपका गलत है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ये फिर देखो, फिर ये फाइनेंस कमीशन पे आ गया। पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 2011 वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, ये क्वेश्चन एक्चुअली ये वाला पार्ट हम कल भी इसका कर चुके थे, तो ये आपका पहली बार 15th फाइनेंस कमीशन में। ये एक सेकेंड, रुको रुको रुको, ये कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 2011 वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द टैक्स डिवोल्यूशन फॉर्मूला फॉर शेयरिंग यूनियन रेवेन्यू विद द स्टेट्स वाइज। देखो, एक ये जो, सॉरी, ये आपका 14th में फर्स्ट टाइम किया गया, इसका कारण क्या है कि जो आप 14th में देखोगे कि 14th में दोनों का कंपोनेंट लिया गया था, तो ठीक है, सी इसका कर लोगे, तो 14th में दोनों का कंपोनेंट लिया गया था। कल वाला जो वीडियो हमने देखा था तो उसमें था ना कि 14th में आपका 1971 वाला भी लिया गया और 2011। तो लेली जो है, ये कह रहा है कि फर्स्ट इंट्रोड्यूस, तो इंट्रोड्यूस किया गया 14th में, लेकिन फिर प्रॉपर फाइनल जो है 15th में ये जमा किया गया। तो ये आपका जो है 14th में इंट्रोड्यूस, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो जो शिशु किशोर तरुण, ठीक है, इसमें तीन है, शिशु किशोर तरुण, तो लॉन्च किया गया 2015 में, इसमें करा नोट करेक्ट, तो ये 2015 में सही है। इट ग्रांट लोन अप टू 15 लाख, नो एक्चुअली 10 लाख। देखो, शिशु में है 50,000 तक, ठीक है, किशोर में 50,000 प्लस से लेकर के 5 लाख तक,
तरुण में 5 से 10 लाख तक। तो ये आपका 10 लाख तक है। अंडर दिस स्कीम ओनली द टर्म लोन रिक्वायरमेंट कैन बी मेड एंड नोट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है कि एक बार आप कोई चीज को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो तो उसके लिए वन टाइम आपको मिला, अब जस्ट आपने इस्टेब्लिश कर लिया, तो वर्किंग के लिए आपको रेगुलर रूप से नहीं इसमें इसका प्रोविजन है, प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट, देयर इज नो इंसिस्टेंस ऑन कोलेटरल फॉर द सैंक्शन। यस, कोलेटरल नहीं लिया जाता। अब किसी से 50,000 आप किसी को लोन दे रहे हो, अप टू 50,000, कोई 10,000 ही ले रहा, अब उसमें आप क्या कोलेटरल लोगे, ठीक है ना। और किसी को जैसे ज्यादा दे रहे हो तो उसके उस आधार पे दे रहे हो। अभी जैसे एजुकेशन लोन में ये क्या अप टू 4 लाख तक है, तो वो नो कोलेटरल। तो कोलेटरल धीरे धीरे क्या हो ना, सबके पास कोलेटरल देने के लिए नहीं होता है एक तरह से, तो बहुत जगह लिबरलाइज किया गया, तो इसका भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, what were the main reforms undertaken under the new economic policy of the early 1990s? तो देखो कि 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म है, एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसको वाशिंगटन कॉन्सेंसस भी कहते हैं, और उसको ये जो है फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। राव मनमोहन सिंह रिफॉर्म भी कर सकते हो। तो इसमें देखो क्या किया गया कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ये नहीं, इस समय ये किया गया तो ये नहीं होगा। पोवर्टी एलिविएशन ये प्रोग्राम पहले से ही चल रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका पहले से ही चल रहा था, तो 3 और 4 इसमें से नहीं होगा, तो 4 जिसमें है ये। तो फर्स्ट और सेकंड है कि ट्रेड लिबरलाइजेशन, तो लिबरलाइजेशन तो पहले ही है, तो ये है। पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का मैक्सिमम जो शेयर है तो उसको कम करना, यानी कि प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करना। ये तो दोनों 1 और 2 है, तो 3 और 4 नहीं है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी करंट का आपका है। नेशनल ये है मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एस्टिमेट्स फॉर द पीरियड ऑफ 2022, ठीक है, 2022 to 2025, the top 3 sectors in terms of monetization potential are roads, railway, oil and gas pipeline। यस, यही है। देखो नेशनल तो आपका मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के जो एसेट्स एक तरह से यूज नहीं हो रहे हैं उनको प्रॉपर तरीका से डेवलपमेंट करना है, उनको करके यूज करना है, तो ये फर्स्ट आपका सही है। सेकंड जो है, अंडर द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन द इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज्ड फॉर एसेट मोनेटाइजेशन इंक्लूड पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कंसेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। यस, ये सही है, दोनों सही है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, रिटेल कोर इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग का मतलब है छोड़ना किसमें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो ध्यान रखो, एक आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस जो वोलाटाइल यूनिट है, वोलाटाइल, तो वोलाटाइल को हटा दो आइटम्स को, तो वो आपका कोर हो जाता है। कोर इक्वल टू हेडलाइन, तो हेडलाइन में सारे सारे शामिल हो गए। तो अब जो आपका वोलाटाइल में क्या है, फूड, फ्यूल, फॉडर कह सकते हो, फॉडर को इसे जनरली यूज नहीं करता, लेकिन एक तरह से एफ, फूड फ्यूल फॉडर, ये जो है, तो फूड और फ्यूल मेनली, ठीक है ना इसको ये। तो फूड और फ्यूल जो है ये आपका वोलेटाइल है। सब्जी वगैरह में क्या देखते हो, किसी समय आपको 10 रुपीज भी मिल रहा है, वही आपको 80 रुपीज भी मिल रहा है, तो ये है फ्यूल एंड लाइट। तो इसको भी शामिल किया जाता है। फ्यूल का मतलब मेनली जैसे होता है, इस वजह से शामिल किया जाता है कि इसको अभी क्या किया गया है कि एक तरह से एक्सटर्नल मार्केट से आपको बहुत सारी चीजें लानी पड़ती है, तो कोई भी एक्सटर्नल शॉक होगा तो आपको चेंजेस हो सकते हैं ना बहुत ज्यादा, तो फ्यूल फूड ये सब को हम हटा देते हैं, तो 1 और 2 को आप एक्सक्लूड कर देते हो, तो 1 और 2 को आप एक्सक्लूड कर दिए, तो ये हो गया एक्सक्लूड। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, क्लॉथिंग एंड एजुकेशन, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब या तो देखो क्या होता है कि देखो एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या है, या तो वो जनरली क्या होता है कि उससे बर्डन भी आपका क्रिएट नहीं होता है इन जनरल, और प्लस है कि वो रियकरिंग इन नेचर आपका होता है। जैसे इंटरेस्ट आपका पेमेंट हो रहा, रिसिप्ट हो रहा, तो यदि किसी को पैसे दिए हो तो रेगुलर यदि आ रहा है तो वो क्या है, और इससे आपका कोई एसेट भी आपको कम नहीं हो रहा। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट, यदि डिसइन्वेस्टमेंट से आ रहा है, तो डिसइन्वेस्टमेंट वाले में क्या है, आप अपना एसेट बेच रहे हो तो एसेट तो कम हुआ ना। अब देखो स्मॉल सेविंग्स जो है, तो कोई भी एक तरह से स्मॉल सेविंग्स आपका है, आपके पास कोई ये जमा किया है पैसा, तो वो जमा किया है इन नॉर्मल जो होता है क्या है, वो एक कैपिटल का पार्ट है।
फिर नेट आपका मार्केट बोरोइंग, अब मार्केट से बोरो कर रहे हो तो वो कैपिटल के पार्ट आते हैं। तो 1, 3, 4 जो है वो आपका कैपिटल के पार्ट है, और सिर्फ जो इंटरेस्ट पेमेंट जो है, इंटरेस्ट रिसिप्ट जो है वो आपका रेवेन्यू में आएगा। तो डी हो गया। लास्ट क्वेश्चन इसमें है, ये भी डेटा, ये डेटा पे है करंट में। तो अभी देखोगे कि सबसे ज्यादा जो हमारा ये हो रहा, तो देखो ये इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कह रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंट्रीब्यूशन में आपका कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज्यादा इधर देखोगे तो जीएसटी हमारा है, तो जिसमें जिसमें जीएसटी सबसे हाईएस्ट वाला है उसको रखो और अभी इसको हटा दो। तो सबसे कम क्या है आपका कस्टम है, कस्टम में करीब जो है 2.33 लाख, 2.33 लाख करोड़, ठीक है ना, लाख करोड़ ये सब में है। फिर आपका ये 3.39 एक्साइज, कारपोरेशन टैक्स 11.32 लाख करोड़, और जीएसटी 20.18। तो ये आपका सी हो गया। तो इस प्रकार हमने 14 देखा। इसमें से देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन ऑब्वियसली बट रिलेटिवली जो थे ज्यादा क्वेश्चन इजी और मॉडरेट वाले में। अब ये डेटा वाला क्वेश्चन है, तो इसमें से एक तरह से देखो जो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन को ट्राई आप अच्छे तरीके से कर सकते थे, ठीक है ना। अब लेकिन इसमें से देखो क्या हो रहा था कि जनरली अभी इधर हाल के दिनों में यदि ऑब्जर्व करते थे तो कस्टम ड्यूटी सबसे कम है, तो इसको बना सकते थे। तो और जैसे कुछ कुछ जो है कुछ इजी भी थे, कुछ टफ, लेकिन कम थे टफ वाले साइड में। बट हाँ ये है कि जीएस में हम जानते हैं तो हमारे लिए इजी है, नहीं जानते हैं तो हमारे लिए टफ है। तो इकोनॉमिक्स में इधर कुछ आपको कंसेप्ट, तो हमेशा किसी भी सब्जेक्ट में कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है, लेकिन कंसेप्ट के बाद इकोनॉमिक्स में जो है ज्यादा करंट के चीजें होती है। इसमें आपको कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हमें मैसेज कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे, और जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो मैं एक एक करके वो कर दूंगा, और धीरे धीरे चीजें चलती रहेंगी। रेगुलर रूप से आपको कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट होता है तो बताएंगे। ओके, थैंक यू।